अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं आपको इंशाल्लाह बायोलॉजी वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगी और इंशाल्लाह आपका एक एक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपका क्लियर होगा। एक एक वर्ड हम पढ़ेंगे, कोई चीज़ हम हर चीज़ आपको विजुलाइजेशन से मतलब तस्वीरें दिखा के पढ़ाऊँगी ताकि आपको जो मतलब ना साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो चीज़ आप विजुलाइज कर लेते हो ना, एक बार देख लेते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाती है और फिर काफ़ी देर तक आपके दिमाग में रहती है। तो उसी असूल पर अमल करते हुए ना हम हर चीज़ को देख कर पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम पहले सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम साइटोप्लाज्म को स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? देखें, ये जो सेल होता है ना, सेल के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर दिखाऊँ। ये देखें, ये हमारे पास प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल आपको नज़र आ रहा है। प्लांट सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है। ये देखें, ये सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म ये वो जेली लाइक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारी की सारी सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं, ठीक है, फ्लोट कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ, ये देखें, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर भी आपको साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। कहाँ पे इन्होंने साइटोप्लाज्म लेबल किया हुआ है? इधर लेबल नहीं किया हुआ, लेकिन ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये वाला साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये देखें, ठीक है, ये देख, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनेलीज जो है ना फ्लोट कर रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी और रिएक्शन भी काफ़ी बॉडी हमारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। हम आगे जाके पढ़ेंगे। लाइक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही टूटता है, ठीक है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, इसने उन ऑर्गेनेलीज को जगह दी हुई है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, इसको अब हम बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ये देखें, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसने क्या करना है, फिल द इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर को फिल किया हुआ है, सारे सेल को भरा हुआ है, फिल किया हुआ है, ठीक है। ये अभी किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है साइटोप्लाज्म? ये ना कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किस चीज़ का? वाटर का। साइटोप्लाज्म के अंदर पानी मौजूद है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, इंजाइम्स होते हैं। आगे हम जाके पढ़ेंगे इंजाइम्स क्या, पूरा चैप्टर इंजाइम का होता है। इंजाइम ना छोटे छोटे प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर रहे होते हैं। अगर इंजाइम ना होना तो हमारे एक केमिकल रिएक्शन होने में कई साल लग जाएं, ठीक है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी तो ज़िंदगी इतने सालों नहीं होती जितने साल उस केमिकल रिएक्शन को बगैर इंजाइम के मुकम्मल होने में लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम डाल दिए हैं। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन इसको स्पीड अप कर देते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ना है, इंजाइम है। आपकी बॉडी में जितने प्रोसेस हो रहे हैं, हर प्रोसेस में इंजाइम चाहिए होता है, वरना वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। हो तो जाएगा वो प्रोसेस, लेकिन इतना स्लो होएगा, इतना स्लो हो जाएगा कि कई साल, कई सदियाँ लग जाएंगी उस रिएक्शन को होने में, ठीक हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर साल्ट होते हैं, ठीक, और अदर सब्सटेंसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं, और भी कई सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है मैंने आपको पहले बताया। इसने एक मीडियम प्रोवाइड करना है, एक जरिया, एक मीडियम है, मतलब एक ऐसा जगह है फॉर ऑर्गेनेलीज को इसने जगह दी हुई है टू मूव, कि ऑर्गेनेलीज अपना मूव कर सकें एंड फंक्शन अपना काम कर सकें। ये देखें, ये साइटोप्लाज्म ही तो है। साइटोप्लाज्म नहीं तो सारी ऑर्गेनेलीज को जगह दी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया को जगह दी हुई है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना काम कर ले, ठीक है। ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट भी हो सकती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये ऑर्गेनेली इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, ठीक है। तो इसने साइटोप्लाज्म ने एक मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है, जगह दी हुई है ऑर्गेनेलीज को, ताकि वो आराम से अपना काम कर सकें, अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक हो गया। इसके अलावा साइटोप्लाज्म ने और क्या करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल को भी ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू आउट द सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म के जरिए से ही तो अगर एक मटेरियल ने यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म के जरिए से तो जाएगा तैर के, ठीक हो गया। तो साइटोप्लाज्म ने क्या किया, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करवाना है, ठीक। और इसके अलावा सबसे अहम बात, इट एक्ट एज अ साइट। ये एक जगह है, किस चीज़ के लिए जगह है? वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, बॉडी के वेरियस जो रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वही है, मेटाबॉलिज्म में या तो एक मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, दो तरह का होता है। आगे हम जाके एंजाइम वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक। कैटाबॉलिज्म में नाम से पता लग रहा है कट, इसमें बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, ठीक। या एक बड़े मॉलिक्यूल का टूट जाना या छोटे मॉलिक्यूल का मिलकर बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक। तो इसने साइटोप्लाज्म के अंदर बॉडी के बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस, मैंने आपको बताया था ग्लाइको का मतलब लफ्ज़ जहाँ भी आया ना, वो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का लाइसिस का मतलब हमेशा ब्रेक डाउन होता है। आगे हम पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स में हाइड्रोलाइसिस लफ्ज़ आएगा। हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस में ब्रेक डाउन, पानी का टूट जाना। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस में ब्रेक डाउन। तो लाइसिस का मतलब हमेशा क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। छोटे छोटे
अल्फाज के मानी आपको पता हो ना तो आपको चीज़ समझने में आसानी हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाना, ठीक है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही हम ग्लाइकोलाइसिस के, देखो अब हमने खाना खाया, खाना खा के वो जो आपने कोई रोटी खाई, कुछ खाया आपने, तो वो जो खाना है आपके ब्लड के अंदर चला गया। ब्लड, ये जो सेल है, सेल के पास ब्लड सप्लाई आ रही है ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब इसके पास ब्लड आया तो इसने उस ब्लड से ग्लूकोज ले लिया, और जो आपने सांस लिया था, ऑक्सीजन आप अंदर लेके गए थे, वो भी ऑक्सीजन ले ली इसने। अब उस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को सेल तोड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की मदद के बगैर ही ग्लूकोज को तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं चाहिए। जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जहाँ पे होता है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, ये आप आगे जाके रेस्पिरेशन में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ देंगे, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ने से कुछ ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। वो मॉलिक्यूल फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाएगा जो भी आपने सांस लिया है। उस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को मजीद तोड़ा जाएगा, ठीक। और मजीद एटीपी बनेगी। एटीपी एनर्जी होती है सेल की, जो सेल फिर एटीपी जो होती है ना, वो एनर्जी करेंसी है सेल की। जिस तरह आपकी दुनिया में जो कारोबार चलता है वो किससे चलता है? रुपी। पाकिस्तान में बात करें तो रुपी करेंसी है, रुपी से ही सारे मामला चलते हैं। इसी तरीके से सेल की दुनिया में जो सेल की करेंसी है ना, वो एटीपी है। सेल की दुनिया में एटीपी से काम चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बना देनी है, वो एटीपी बाहर आ जाएगी, सेल उसी एटीपी को इस्तेमाल करके अपने हर काम करेगा। सही हो गया। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर फूड भी स्टोर होती है। वेस्ट ऑफ द सेल, सेल का वेस्ट मटेरियल भी यहीं पे स्टोर हो रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर ना फूड वैक्यूल मौजूद होते हैं। आगे हम जाके देखें, ये वैक्यूल है ना, इस वैक्यूल के अंदर फूड स्टोर हो गई। इस कुछ वैक्यूल ऐसे होते हैं जो अपने अंदर वेस्ट मटीरियल को स्टोर करके बैठे होते हैं। जाहिर सी बात है, सेल के अंदर वेस्ट मटीरियल भी तो होगा ना। तो इस तरीके से ये सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ही है ना। तो साइटोप्लाज्म ने क्या किया हुआ है? फूड को भी स्टोर किया हुआ है और वेस्ट को भी स्टोर किया हुआ है सेल के। जी स्टूडेंट्स देखें, अगर आपको साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन याद करने में मुश्किल पेश आ रही है कि इसके अंदर वाटर है, प्रोटीन है, एंजाइम है, साल्ट है, सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो आप ऑर्गेनेलीज भी मौजूद हैं, इसकी सारी कंपोजिशन है साइटोप्लाज्म की। आपने इसकी हेडिंग कंपोजिशन की बनानी है, ठीक है। तो आपने ये एक निमोनिक मैंने आपके लिए बनाया है, स्विपो। स्विपो याद कर लें। स्विपो में क्या है? एस से साल्ट, डब्ल्यू से वाटर, ई से एंजाइम, पी से प्रोटीन, ओ से ऑर्गेनेलीज। तो स्विपो से ये सारी साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन आपको याद हो जाएगी कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक हो गया। नंबर 1, नंबर 2 पे साइटोप्लाज्म के अपने फंक्शन लिखने हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन की हेडिंग दें। फंक्शन पे नंबर 1 ऑर्गेनेलीज को मीडियम फॉर द ऑर्गेनेलीज। दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तीसरा फंक्शन है साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस। चौथा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। पांचवा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ वेस्ट ऑफ सेल। तो इस तरीके से कितना अच्छा ये साइटोप्लाज्म का टॉपिक अगर आपका क्वेश्चन में आ जाता है कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा साइटोसोल के बारे में पूछ लेते हैं। साइटोसोल क्या है? ये ना साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है। साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है साइटोसोल। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर तो सारी, ये साइटोप्लाज्म था ना, साइटोप्लाज्म के अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेलीज भी थी। आप सारी की सारी ऑर्गेनेलीज को निकाल दें, उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म का जो सारा लिक्विड वाला पार्ट बचता है ना, लिक्विड वाला पार्ट, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। तो ये लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, दैट इंक्लूड्स मॉलिक्यूल, जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं जैसे कि राइबोसोम। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपने इसके अंदर शामिल नहीं करनी। बट नॉट, आपने बात याद रखनी है, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है। हमने आगे जाके पढ़ेंगे यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया है। यूकेरियोट्स वो होते हैं जो जिन ऑर्गेनिज्म के जो कम्प्लेक्स होते हैं, पीछे हम साइड बॉक्स में पढ़ चुके हैं, जो कम्प्लेक्स होते हैं और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास जो सादा ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल सिंपल है, और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, ठीक। राइबोसोम जो है ना, ये एक ऐसी ऑर्गेनेली जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद है, हमारे अंदर भी मौजूद है। लेकिन बाकी दीगर ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी पेटस हो गया, ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। ये सिर्फ हमारे अंदर मौजूद है। हमारे अंदर मतलब यूकेरियोट्स के अंदर, हम यूकेरियोट्स में आते हैं, पौधे यूकेरियोट्स में आते हैं, फंजाई यूकेरियोट्स में आती है, एल्गी यूकेरियोट्स में आती है। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं, सादा सादा ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये जो वो कहते हैं जो साइटोसोल है ना, ये क्या है? साइटोप्लाज्म का वो वाला सारा पोर्शन है जो लिक्विड पोर्शन है, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो नहीं आती। हाँ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जरूर साइटोप्लाज्म के अंदर शामिल है, छोटे मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, स्मॉल पार्टिकल शामिल है, राइबोसोम शामिल है, ठीक हो गया। ये आपने इस तरीके से हमने साइटोप्लाज्म को कवर कर लिया। अब हम न्यूक्लियस को पढ़ते हैं डिटेल से। न्यूक्लियस क्या चीज़ है? अच्छा, मैंने आपको बताया दो ही तरह के सेल्स होते हैं, यूकेरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, यूकेरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। एक ये फ़र्क होता है, और दूसरा फ़र्क ये होता है कि यूकेरियोटिक सेल जो होते हैं ना, उनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसा कि हमारे देखो, ये भी यूकेरियोटिक सेल है, प्लांट सेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल का न्यूक्लियस देखो आप, पूरा एक न्यूक्लियस बना हुआ है, और जो आपका डीएनए है ना, वो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, ठीक। इसी तरीके से एनिमल सेल के अंदर भी देखो, ये पूरा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया में पता है कैसा सेल होता है? बैक्टीरिया का ऐसे सादा सा सेल होता है,
और जो उनका डीएनए होता है ना वो ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होता है, सारा साइटोप्लाज्म है, उनका डीएनए जो होता है ना कोई न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं है, बस ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली तैर रहा है बस। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, सिर्फ राइबोसोम मौजूद है। जी ये देखें यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में मैंने आपको बताया कि कौन से सेल आते हैं, सारे के सारे एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई का सेल, एल्गी का सेल, ये सारे यूकैरियोटिक सेल हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से सेल होते हैं, बैक्टीरिया का, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का सेल होता है। अच्छा अब वो कहता है कि न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोटिक सेल में होना ही नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात ही खत्म कर दो, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होगा, ठीक है। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर परमानेंट न्यूक्लियस होता है। अब सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में, बेशक वो प्लांट सेल है, बेशक वो एनिमल सेल है, बेशक वो फंजाई का सेल है, वो एल्गी का सेल है, ठीक हो गया। इन एनिमल सेल में अब हम मुख्तलिफ यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, जिस तरह के हम एनिमल सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल की बात करेंगे, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में मौजूद होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे डायग्राम उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई है, ये देखें, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो सेंटर में मौजूद नहीं है, वो एक साइड पे पुश हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो धक्का मार के ना न्यूक्लियस को एक साइड पे कर देता है, ठीक। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये बहुत बड़ा वैक्यूल नहीं मौजूद, हमारे अंदर वैक्यूल्स होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, एनिमल सेल में हम भी आते हैं, आप ये ना समझना एनिमल से बड़ा दूसरे जानवर है, नहीं, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल सेल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल सेल जो है ना, ये देखिए छोटे छोटे वैक्यूल्स हमारे अंदर सिर्फ मौजूद हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस हमारा सेंटर में होता है। यहाँ पे इन्होंने ना वैसे एक साइड पे दिखाया हुआ है, लेकिन हमारा न्यूक्लियस सेंटर में ही मौजूद होता है सेल के, ठीक हो गया। अच्छा वही लिखा हुआ है उन्होंने, इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जबकि मैच्योर प्लांट सेल में इट इज पुश टू साइड, इसको साइड पे धकेल दिया जाता है। क्यों? ड्यू टू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक बहुत बड़े सेंट्रल वैक्यूल की वजह से। ये मैंने आपको दिखाया, जैसा कि ये देखें कितना बड़ा, ये बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, ये वाला, ये बहुत लार्ज, ये ना बहुत बड़ा ऐसे करके प्लांट का सेल होता है, और ऐसे करके ना इतना बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, इतना बड़ा कि वो न्यूक्लियस को बिल्कुल एक साइड पे बिल्कुल साइड पे पेरिफेरी पे पुश कर देता है, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियस होता कैसा है, आपने याद रखना है, मैं आपको इस डायग्राम से सारा कुछ समझा देती हूँ। ये न्यूक्लियस की डायग्राम उन्होंने बताई हुई है। न्यूक्लियस जो होता है ना ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं, दो मेम्ब्रेन है इसके इर्द गिर्द, ठीक हो गया। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, देखें इसकी वजह से इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं कहते, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। क्यों? क्योंकि दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है किससे बाउंड हुआ है, न्यूक्लियर इन्वेलप से। ये देखें सारा न्यूक्लियर इन्वेलप आपको नजर आ रहा है। फिर उन्होंने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को थोड़ा सा हटा दिया है, न्यूक्लियर इन्वेलप को, ये सारा इधर से ना न्यूक्लियर इन्वेलप को खत्म किया हुआ है, और आपको अंदर से दिखाया है कि न्यूक्लियस अंदर से कैसा दिख रहा है। अंदर से देखिए आपको क्या नजर आ रहा है न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर ना आपको न्यूक्लियर पोर्स, सुराख नजर आ रहे हैं, देखिए सुराख, ये सुराख की होते हैं मटीरियल्स, क्योंकि ये देखें ये सेल है, ये इस दरमियान में न्यूक्लियस है, और ये सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है, न्यूक्लियस से बाहर आना होता है, तो वो जो अंदर बाहर जाना है ना वो इन सुराखों के जरिए से होगा। ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ना न्यूक्लियस के दरमियान में और ये साइटोप्लाज्म के दरमियान में, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये सारा साइटोप्लाज्म है, वो कैसे होगा, इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से होगा, जो सुराख बने हुए हैं न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर, समझ आ गई। इसके अलावा वो कहते हैं कि न्यूक्लियस, ये देखिए सारा न्यूक्लियस के अंदर ना एक, जिस तरह साइटोप्लाज्म के ना आपने पढ़ा था ना जेली लाइक मटेरियल होता है सेल के अंदर, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, सारा जेली लाइक मटेरियल, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी अल्लाह ताला ने जेली लाइक मटेरियल डाला हुआ है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म था, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक हो गया। ये सारा मटीरियल होगा न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर ना डीएनए मौजूद होता है, लेकिन ये डीएनए आम हालात में जो होता है ना ऐसे ही पड़ा होता है, डीएनए ऐसे बिल्कुल ऐसे धागे पड़े होते हैं, ऐसे करके ना धागे पड़े होते हैं, ये ऐसे धागों की सूरत में सारा पड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं क्रोमाटिन। ये देखें ये सारा डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर। ये डीएनए तो है जिसके ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, आपकी आंखों का कलर कैसा होगा, आपकी जहानत कैसी होगी, आपका आईक्यू लेवल क्या होगा, आपका हाइट कितनी जाएगी, सब कुछ आपका इस डीएनए में छुपा हुआ है, ठीक हो गया। फिर ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर आपको एक ये नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होगा, हमारे ना सेल के अंदर मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दाने दाने की तरह ना, जैसा कि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये आपका ये सेल है, सेल के अंदर देखिए छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर है ना, ये छोटे छोटे जैसे दाने होते हैं, इनको राइबोसोम कहते हैं। तो ये राइबोसोम जो होते हैं ना उन्होंने यहीं पे आके असेंबल होना होता है, ठीक। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठे होना, मतलब कि ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। राइबोसोम ना दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से। तो जो राइबोसोम की प्रोटीन होती है ना वो बन रही होती है बाहर,
और जो आरएनए होता है वो इधर ही बन रहा होता है। तो वो प्रोटीन ने ना इन न्यूक्लियर पोर के जरिए से, न्यूक्लियर जो पोर इन सुराखों के जरिए से यहाँ से आना है और आके न्यूक्लियस के अंदर आ जाना है। न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियोलस है ना छोटा सा, उसके अंदर आ जाना है और उसके अंदर आरएनए तो पहले ही पड़ा हुआ है, तो उस आरएनए और प्रोटीन दोनों ने मिलकर फिर राइबोसोम बना देना है। तो इसलिए कहते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं ना वो यहाँ पे असेंबल होते हैं। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठे होना, ठीक हो गया। दोनों चीजें इकट्ठी होकर राइबोसोम को बना रही हैं, तो ये न्यूक्लियोलस में काम हो रहा है। लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना है, देखिए आप भी जब आप एक घर से दूसरे घर में अगर आप जाना है, आप फॉर एग्जाम्पल आप रेंट के घर में रहते हो, आप दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहते हो, तो आप अपना मटेरियल सारा पैक करते हो, घर का सारा सामान पैक करते हो अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से कुछ गठरियों में डाल दिया, कुछ अच्छे तरीके से सारे सामान को ना पैक कर लिया छोटी छोटी बंडल्स की सूरत में, ताकि आसानी हो आगे सामान को लेके जाने में। इसी तरीके से जब एक सेल जो होता है, जब उसमें डिवाइड करने का सेल ने प्लान किया कि मैं डिवाइड करता हूँ, एक सेल से 2 सेल बना लेता हूँ, ठीक है। अब जब सेल ने एक सेल से 2 सेल बनाने, तो इस सेल ने अपना जो सब सारा डीएनए बिखरा हुआ है ना, ये सारा का सारा, इस डीएनए को अगर ऐसे ही सेल ने, क्योंकि सेल ने कुछ मटेरियल डीएनए का इसको देना है, कुछ इसको देना है, अपने 2 बच्चों को दे देना है। अब ये ना हो कि अगर सेल ऐसे बिखरा बिखरा पड़ा होगा, डीएनए सारा बिखरा पड़ा होगा, तो इसमें ज़्यादा डीएनए चला जाए, इसमें कम चला जाए, ये तो जाती हो जाएगी ना, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसलिए सेल क्या करता है कि अपना सारा का सारा जो डीएनए है ना, इसको कंडेंस कर लेता है, मतलब इसको सुकेड़ लेता है। किस तरह सुकेड़ लेता है, ये देखें, ये छोटे क्रोमोसोम, ये देखें, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये क्रोमोसोम। सेल ने क्या करना है, सेल का जो सारा डीएनए होगा ना वो कंडेंस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा इन स्ट्रक्चर्स की सूरत में, और ये सेल ने 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम इसके बना लेने हैं, ठीक हो गया। और फिर 23 एक को दे देने हैं, 23 एक को दे देने हैं। देखिए सेल भी कितना इंसाफ पसंद है, सही हो गया। तो इसलिए ये आम तौर पर क्रोमोसोम सेल के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन जब सेल डिवाइड करने का प्लान करता है, जब सेल ने डिवाइड करना होता है, तो फिर सेल जो अपना सेल के अंदर जो डीएनए होता है ना, जो सारा क्रोमेटिन मटीरियल है, उसको कंडेंस कर लेता है, सुकेड़ लेता है क्रोमोसोम की सूरत में, ठीक हो गया। इधर सारा कुछ ये लिखा हुआ है, हम इसको इधर से बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं ताकि कोई परेशानी न रह जाए। ये देखिए वो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है ना, ये बाउंडेड हुआ हुआ है डबल मेम्ब्रेन से, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं डबल मेम्ब्रेन से, जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, न्यूक्लियर इन्वेलप ही उसको कहते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, सेमी परमिएबल, मतलब इसने कुछ मॉलिक्यूल को अंदर जाने देना है, कुछ को बाहर नहीं जाने देना, सबको अंदर बाहर नहीं जाने देना, कुछ को अंदर जाने देना, कुछ को नहीं जाने देना, ठीक है। और न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। ये देखिए, ये जो सुराख आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सेल के अंदर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक मटीरियल होता है, जिस तरह सेल के अंदर था जो कि साइटोप्लाज्म था, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक मटीरियल है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक हो गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये देखें, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, ये देखें, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म था, ये सारा का सारा सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जेलिक मटीरियल था वो न्यूक्लियोप्लाज्म था। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोली मौजूद है। अब ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। अगर एक होगा तो इसको न्यूक्लियोलस कहेंगे, ज़्यादा होंगे तो इनको न्यूक्लियोली कह देंगे, न्यूक्लियोलाई कह देंगे, ठीक है, जब ज़्यादा होंगे। तो वही उन्होंने लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, 1 और मोर, एक या एक से ज़्यादा स्मॉल बॉडीज़ होती हैं, जिनको न्यूक्लियोलाई कहते हैं, ठीक हो गया, जिनको न्यूक्लियोलाई कहते हैं। अगर सिंगल होगा तो उसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। अच्छा, अब न्यूक्लियोलस का क्या मकसद है, न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, ये जो सेल, ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो पूरा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है, इसका क्या काम है, इसमें राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू आ सकता है। राइबोसोम यहाँ पे असेंबल्ड होते हैं, आपस में मिलते हैं, ठीक है। राइबोसोम की जो राइबोसोमल जो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए, उन दोनों ने आपस में यहीं पे तो मिलना है, और यहीं पे राइबोसोम ने असेंबल होना है, इकट्ठे होना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ना, इसके अंदर एक तो न्यूक्लियोली है, और क्या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन मौजूद है। देखिए आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक तो बार न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियोलस है, और दूसरा इसके अंदर देखिए धागे धागे वाले स्ट्रक्चर सारे क्रोमेटिन है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी तो मौजूद है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, फाइन थ्रेड लाइक मटीरियल, धागे की तरह मटीरियल होता है, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, क्रोमेटिन मुश्तमिल होता है डीएनए पे और प्रोटीन पे। क्रोमेटिन में 2 चीज़ होती हैं, डीएनए, और डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन अटैच होती हैं, ठीक हो गया ये। अच्छा, वो कहता है वही बात, जब सेल ने स्टार्ट डिवाइडिंग, जब सेल ने डिवाइड होना शुरू हो जाना है, तो इसने क्रोमेटिन मटीरियल अपना कंडेंस कर लेना है, और वो क्रोमेटिन मटीरियल कंडेंस होके किसकी शेप ले लेगा, थिक क्रोमोसोम की शेप ले लेगा। इस तरह के जो स्ट्रक्चर बने हुए थे ना, वो क्रोमोसोम है। जो ऐसे धागेदार सारा मटीरियल था, ये जो क्रोमेटिन मटीरियल था, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल था, ये 2 चीज़ों पे मुश्तमिल था, डीएनए पे, प्रोटीन पे। जब सेल ने डिवाइड करना है तो इस डीएनए प्रोटीन ने कंडेंस कर जाना है, इस क्रोमेटिन मटीरियल ने कंडेंस कर जाना है, और क्या बना देना है, क्रोमोसोम बना देना है, ठीक हो गया।
अब मैंने आपको, जिन्होंने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताती आ रही हूँ कि हमारे पास जो सेल होता है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी जो पढ़े न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक हो गया। ये जो डीएनए होता है ना, ये ऐसे ऐसे होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको जीन्स कहते हैं, एक टुकड़ा एक जीन, दूसरा टुकड़ा दूसरा जीन, तीसरा टुकड़ा तीसरा जीन। ये जो जीन होती है ना, सही हो गया, तो वही उन्होंने कहा हुआ है डीएनए कंटेन जीन्स। डीएनए के अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको जीन्स कहते हैं, विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये जो जीन्स है ना, ये जो जीन्स, इन्होंने तो सेल की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करनी है। इन्होंने बताना है कि अच्छा अब इस टाइम ये प्रोटीन बननी चाहिए, अब सेल को डिवाइड होना है, अब तुम माइटोकॉन्ड्रिया, अब तुम ये काम करो। मतलब इसने सारा हुक्म चलाना है डीएनए ने। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए बैठा हुआ है और डीएनए के भी जो जीन्स मौजूद है, इन जीन ने सारा का सारा कुछ कंट्रोल करना है। सेल का सारा अख्तियार इनके पास होता है, ठीक हो गया। डीएनए इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, डीएनए का और क्या काम होता है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो अगली जनरेशन में, अगली नस्ल में जो करैक्टरिस्टिक्स जा रही होती है वो भी डीएनए के जरिए से जा रही होती हैं। कैसे? क्योंकि देखो आप किस चीज़ से बने हो, आप एक फादर का स्पर्म आया और फीमेल मदर का आपकी एग था, ये दोनों आपस में कंबाइन किए, इन्होंने कंबाइन करके जाइगोट बनाया और जाइगोट से आगे फिर बच्चा एम्ब्रियो बनता है, सारा स्टेजेस आती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टार्ट में स्पर्म सेल था और जो एग सेल था, ये भी सेल थे तो इनके अंदर न्यूक्लियस होगा तो इनके अंदर डीएनए होगा, डीएनए था तो डीएनए के ऊपर जीन्स हैं, तो ये वही तो सारी के सारी डीएनए आपके अंदर आया हुआ है, वही तो सारी की सारी जीन्स आपके अंदर आई हुई हैं, आपके पेरेंट्स वाली, आपके मामा और पापा वाली, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए ने क्या काम करना है, इसने ही तो आपकी सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट करना है अगली जनरेशन में। आपके मामा पापा की करैक्टरिस्टिक आप में आई हुई है, वो डीएनए की वजह से आई हुई है। यही वजह है कि डीएनए को हम हेरिडिटरी मटीरियल कहते हैं। हेरिडिटरी मतलब विरासती मटीरियल, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में इसने करैक्टरिस्टिक को मुंतकिल करना है। लाइक अगर माँ बाप की आंखें ग्रीन हैं तो बच्चे की भी आंखें ग्रीन हो सकती है ना, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। मतलब अगर फादर की आंखें ग्रीन है तो बच्चे की भी आंखें अमूमन ग्रीन हो जाती हैं, ठीक है। तो वो ग्रीन आंखें क्यों हुई? क्योंकि बच्चे के अंदर फादर की जो जीन आई हुई है ना ग्रीन वाली, वो एक्सप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे की आंखें वो ग्रीन है। बच्चे की हो सकता है बाल कर लो, उसकी मामा के बाल कर लो, तो उसकी जो मामा के बाल कर हुए हैं तो वो वाली जो जीन है वो उस बच्चे के अंदर एक्सप्रेस हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से उसके बाल कर लोगे। तो डीएनए की वजह से सारा कुछ मुमकिन हो पा रहा है, ठीक हो गया। तो न्यूक्लियस वो कह रहा है कि इट सर्व एज अ सेल कंट्रोल सेंटर, यही तो सेल को कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। इट ओवरसीज, ये देखता रहता है सेलुलर एक्टिविटीज, इस सेल की एक्टिविटीज कैसे कैसे चल रही हैं, बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन की प्रोडक्शन को करवाकर कैसे करना होता है। ये डीएनए के ऊपर जीन्स होती हैं, ठीक है। आगे आप जाकर पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ होता है जिसमें डीएनए है, या अगर हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जिसमें डीएनए के ऊपर जीन्स हैं, इन जीन्स ने आरएनए बनाना है और आरएनए से प्रोटीन बननी होती है, ठीक। और वो जो प्रोटीन्स होती हैं ना वही तो सारा काम कर रही होती हैं। तो डीएनए ने तो वो प्रोटीन बनाई है ना, तो डीएनए ने क्या किया, वो प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस ने वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन करके आपकी सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं न्यूक्लियस को। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब हम थोड़ी ये सारी, अब हमने यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। चले प्रोकैरियोटिक सेल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया। उनके अंदर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का सेल होता है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस तो है ही नहीं ना, अलबत्ता उनके अंदर डीएनए तो होना ही होना है। तो वो जो डीएनए होता है ना, वो बस ऐसे करके साइटोप्लाज्म के अंदर बस बेचारा तैर रहा होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है, कोई न्यूक्लियोपोर नहीं है, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, कुछ नहीं है, ठीक। तो उनका जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बना होता है, ओनली। हमारा जो क्रोमोसोम था वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना हुआ था, पढ़ा ना हमने, डीएनए एंड प्रोटीन दोनों चीजें थी। जबकि जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं उनका सेल सिर्फ डीएनए से मिलकर बना होता है, ओनली डीएनए, एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही तैरता रहता है, कोई किसी चीज़ से कवर नहीं हुआ। हमारा तो अल्लाह ताला ने डीएनए स्पेशली पैक करके रखा हुआ है, मतलब स्पेशली कवर्ड है। किसके अंदर कवर्ड है? न्यूक्लियस के अंदर कवर्ड है ना। ये देखिए सारा डीएनए तो आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा अंदर क्रोमेटिन मटीरियल जो है डीएनए से तो बना हुआ है क्रोमेटिन मटीरियल, और ये न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है, ठीक हो गया। बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के सेल होते हैं, जब भी प्रोकैरियोट्स का मतलब है बैक्टीरिया है, ठीक हो गया। अच्छा, उम्मीद है कि आपको, अब हम साइटोस्केलेटन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उम्मीद है कि आपको वीडियो को अच्छी से समझ आ गई होगी। और इसी तरीके से वर्ड टू वर्ड लर्निंग के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को मज़ीद वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब आप अपने किसी दोस्त की मदद करोगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी भी ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी की परेशानी को दूर करते हो तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करेंगे। तो अगर
हमारी छोटी सी काविश है कि जो बच्चे अकेडमी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते या उन्हें टीचर्स की समझ नहीं आती या क्लास में वो क्वेश्चन पूछने से हेजिटेट करते हैं कि हम नहीं क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते, लेकिन उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं कि पता नहीं कैसे हो रहा चल रहा है, कैसे हो रहा है, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये वीडियोज़ बहुत फ़ायदेमंद होंगी। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अल्लाह हाफ़िज़।